ने चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का शुभारंभ किया। प्रदेश में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पार। मुख्यमंत्री ने लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और भीड़भाड़ से बचने की अपील की। और दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 12 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सुकमा में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच 2300 किलोमीटर लंबे समुद्र के नीचे बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना रहन सहन को आसान बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस परियोजना से द्वीप समूह में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय सीमा से पहले परियोजना संपन्न होने पर खुशी प्रकट की। उन्होंने इस परियोजना को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार बताया। श्री मोदी ने कहा कि यह न सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे समुद्री व्यापार को भी अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन द्वीप समूह के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इससे उन्हें डिजिटल इंडिया के सभी लाभ हासिल होंगे। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को भी डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के नीचे 2313 किलोमीटर लंबी इस केबल परियोजना पर 12 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। छत्तीसगढ़ में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। समूहों के जरिए वनोपज की खरीदी, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के प्रत्येक आदिवासी विकासखंड में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के 10,000 गांवों में समूह गठित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। इस योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। इन समूहों को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा, जिससे वे पेड़ों से वनोपज संग्रहण कर आर्थिक लाभ ले सकें।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक यूनिट की लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। प्रदेश में अलग अलग जिलों से आए हुए कोरोना संक्रमित कई नए मरीजों की पहचान की गई है। रविवार को 285 मरीजों की पुष्टि की गई थी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 12,148 हो गई है। वर्तमान में 3,243 सक्रिय कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 96 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में भी रविवार को 101 नए मरीज मिले हैं। 2 आईएएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के अलावा मुख्यमंत्री के अन्य अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई गई थी, जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहने और भीड़ भाड़ में जाने से बचने की अपील की है। दूसरी ओर सरगुजा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर अंबिकापुर शहर के बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यवसायियों और सब्जी विक्रेताओं के सैंपल लेकर आरटीपीसीआर पद्धति से जांच कराई जा रही है। अंबिकापुर के नायब तहसीलदार रवि कुमार ने बताया कि प्रशासन की टीम द्वारा बाजारों में जाकर सब्जी विक्रेताओं से जांच कराने को कहा जा रहा है। पॉजिटिव है तो उसको अलग कर दिया जाए ताकि वो दूसरे किसी से नहीं मिले। इस तरह से चेन ब्रेक होगी। ठीक है, हमको कोरोना आखिरी मरीज उसी को बनाना है, मतलब उसके आगे वो ना फैला सके। उसी के लिए आज जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर के एक जॉइंट टीम बना करके एक मोबाइल टीम के साथ में कला केंद्र मैदान में आज जितने भी वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, उनकी टेस्टिंग कर रहा है ताकि जो भी है यहीं पे रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इसके आगे चीज़ें ना जाए। अगर कोई पॉजिटिव भी आता तो यहीं से हम उसको हॉस्पिटलाइज कर दें। ठीक है, इसके आगे चीज़ें ना जा पाए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा। इसी तरह देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब तक 15,35,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69.33% हो गई है। इस संक्रमण से मृत्यु दर भी घटकर 2% रह गई है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के दौरान विद्यार्थियों को घरों में ही शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ओर जहां सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय कर रही है, वहीं शिक्षकों द्वारा भी इस दिशा में विशेष पहल भी की जा रही है। जशपुर जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम का प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षकों की टीम स्टूडियो में अलग अलग पाठ्यक्रमों को रिकॉर्ड करती है और फिर इसके बाद केबल टीवी पर इसका प्रसारण किया जाता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी MZU सिद्दीकी ने बताया कि इस योजना से जशपुर शहर के लगभग 2000 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। जशपुर ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार के तहत एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें केबल ऑपरेटर की मदद से हम जो हैं लगभग 6000 बच्चों को जोड़ने जा रहे हैं हेडक्वार्टर जशपुर पे। इसमें लगभग 2600 कनेक्शन इसमें लिए गए हैं और 2600 कनेक्शन में लगभग अभी जो है हम प्रारंभिक चरण में एक सप्ताह के अंदर में लगभग हम 2000 से 2200 बच्चों को हम इसमें जोड़ेंगे और धीरे धीरे यह संख्या जो है वह बढ़ती जाएगी। जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे ने बताया कि राज्य शासन की पढ़ई तुहर द्वार योजना के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न तरीकों से पढ़ाई कराई जा रही है। देखिए, राज्य शासन की जो योजना है पढ़ाई तुहर द्वार वाला, जिसमें कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है, उस कारण से हम लोगों ने ये सोचा है कि जो एक तो मोहल्ले में क्लास लगाई जा रही है लाउड स्पीकर के माध्यम से, उससे काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं। दूसरा, केबल टीवी के माध्यम से रिकॉर्डेड पाठ्यक्रम है उसको प्रसारित करने का नवाचार यहाँ पर जशपुर में प्रारंभ हुआ है। तो
तो उससे भी काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजूर ने बताया कि जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में केबल के 600 कनेक्शन है। इन कनेक्शनों के जरिए प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 बजे तक टीवी पर पाठ्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कक्षा 1 से 10वीं तक सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। दुर्ग जिले में शिक्षक घर घर जाकर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें बांट रहे हैं। पहले चरण में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें बांटी जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रभात सिंह बघेल ने बताया कि जिले में लगभग 90% पाठ्य पुस्तकों का वितरण पूरा हो चुका है। दुर्ग जिले में 1105 शासकीय स्कूल और 610 प्राइवेट स्कूल्स हैं। सरकार की RTE नाम्स के अनुसार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। इस आधार पे सभी शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त सभी शालाओं के कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान की जाती है। दुर्ग जिले में इस वर्ष पाठ्यपुस्तक का वितरण लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। अशासकीय शालाओं के पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य बस बचा हुआ है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी की प्राचार्य लता रघु कुमार ने बताया कि स्कूल के सभी बच्चों को 2 दिनों के भीतर पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ लगभग इंग्लिश मीडियम में 1 से लेकर 10वीं तक जो पुस्तक वितरण है लगभग 500 से आसपास हो गया। इंग्लिश मीडियम में 636 बच्चे हैं, जिसमें लगभग 500 बच्चों की बुक्स वितरित हो गई। हिंदी मीडियम में 9वीं और 10वीं मिलाकर लगभग 400 बच्चे हैं, जिसमें 250 बच्चों का लगभग वितरण हो गया है। आज और कल में ये मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों तक पुस्तकें पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। आगामी 14 अगस्त तक पुस्तक वितरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सिंघाली भूमिगत खदान के समीप एक बार फिर जमीन का एक बड़ा हिस्सा 7 मीटर गहरे जमीन के अंदर धंसक गया है। सिंघाली खदान क्षेत्र में पिछले 2 हफ्ते के भीतर यह दूसरी घटना है। कटघोरा विकास खंड के अंतर्गत सिंघाली भूमिगत खदान के नजदीक जमीन धंसकने की पहली घटना 27 जुलाई को हुई थी। इस घटना के बाद SECL के अफसर और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की टीम घटना के कारणों की जांच कर रही है। इस बीच रविवार को एक बार फिर जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया। SECL सिंघाली परियोजना के कॉलरी मैनेजर रामभुवन वर्मा ने बताया कि DGMS की टीम जमीन धंसने की घटना के कारणों की जांच कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चलेगा। ये जियोलॉजिकल फॉल्ट के चलते होता है। अंदर में जियोलॉजिकल फॉल्ट रहता है, उसका स्टडी अभी हो रहा है और इंक्वायरी भी चल रहा है। DGMS के द्वारा उसका इंक्वायरी किया जा रहा है। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को रिपोर्ट उसका मिल जाएगा। घटना के बाद जमीन धंसकने वाले क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने भी मौके पर पहुंचकर SECL के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें एक माओवादी पर 2 लाख रुपए और 4 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को लोन वर्राटू लिखी हुई टी-शर्ट, गमछा और लाठी के साथ आत्मसमर्पण कराया गया और उन्हें मुख्य धारा में जुड़कर विकास कार्यों में सहभागी बनने की शपथ दिलाई गई। वहीं दूसरी ओर सुकमा जिले में DRG और STF की टीम ने गश्त के दौरान भेज्जी कोंटा क्षेत्र में माओवादियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।